नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम फिर बात करेंगे भारत के बारे में और भारत में जो भी चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आज की ये वीडियो इसमें हम अनेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड। तो बेसिकली अनुज, आज जो मुद्दा हम लेके आए हैं, वो ये कि हमने कुछ दिनों में कह सकते हो या फिर कुछ महीनों में हमने एक इकोसिस्टम देखा है जिसमें कि जो केंद्र सरकार बहुत ही अच्छी कहलाती थी और सब मोदी को सपोर्ट करते थे। एक जो मोदी का भी खड़ा है, कुछ लोग मोदी को भी अब बुरा कहने लगे हैं। तो हुँ, इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी सरकार एकदम खराब हो गई हो या फिर उनकी 2-3 महीने में उनकी जो पॉलिसीज़ है वो इतनी बेकार होगी कि लोग इतना बुरा-भला कहने लगे। तो उसके पीछे इतने बड़े लेवल पे मोदी के खिलाफ हेट्रिज़्म तो कई सालों से चली आ रही है, लेकिन एकदम उसका सफल होना, उसका एक बहुत बड़ा कारण कोरोना भी है, कि कोरोना में लोगों की खुद की पर्सनल हानि हुई है और वो सारे देशों में ही है, ना कि इंडिया में ही है। लेकिन कुछ ना कुछ जो इंडिया की जो हमने पिछली अपनी वीडियो में बात की थी कि लोग अपने ही देश में मतलब पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों पर भी। इवन कोरोना में मान सकते हैं कि सरकार की गलती थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोदी को ही खराब कहा गया था। तो उसमें और कुछ भी एंगल्स हमने देखे कि ना सिर्फ कोरोना बल्कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं, चाइना भी इंडिया के मोदी के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ है। और जैसे जो एक एनजीओ का खड़ा इतने सालों से चल रहा था, वो भी मोदी के खिलाफ है। तो क्या-क्या आपको लगता है, क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इकोसिस्टम एक तरह से अब कुछ ज़्यादा हावी हो गया है और इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश करने में कामयाब हो गया है? तो उसके कारण क्या है पहले तो? हाँ, बिल्कुल नमस्कार अपने सारे दर्शकों को। ये जानने के पहले कि केंद्र सरकार को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, इसके कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों इन इन सरकार को, केंद्र सरकार को कमज़ोर किया जा रहा है, किसको फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्यों आखिर लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं इस वक़्त। तो जैसा तुमने बोला कि केंद्र सरकार बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट लेकर आई है और बहुत ही मज़बूती से संसद में ढेर सारे उन्होंने नियम पास किए हैं, रूल पास किए हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी सॉल्व किया है उन्होंने। लेकिन अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया और क्यों हो गया? तो पॉइंट ये है कि एक्चुअली जो केंद्र सरकार ने अपने पिछले 6-7 सालों में जो काम किए हैं देश को मजबूत बनाने के लिए, उन कामों की वजह से बहुत सारी ताकतें नाराज़ हो गईं और उनको हम एक बाय एक वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली तो ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने आज़ादी के पहले से देश में कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था। आप जो भी साउथ इंडियन अपनी जो राज्य हैं या फिर अपने जो कबीलाई इलाके हैं जो वहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा था और लोग अचानक से देख रहे थे कि जिनको नए क्रिश्चियन पैदा हुए जा रहे थे पूरे देश में और वो जो कैथोलिक हैं वो जो चर्च है यहाँ पर उस गिरजाघर जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनकी हेल्प से और जो विदेशों से पैसा लेने वाले जो एनजीओज़ हैं उनकी हेल्प से ये सारी चीज़ें चल रही थी और चूँकि ये जो अभी की केंद्र सरकार है वो कन्वर्जन के खिलाफ है, चाहे वो मुस्लिम कन्वर्जन हो शादी के लिए किसी हिंदू लड़की का या फिर कैथोलिक कन्वर्जन हो, वो नहीं चाहते कि हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जाए और फाइनली हम इतने माइनॉरिटी में रह जाएँ कि भारत एकदम टूटा हुआ देश बन जाए। क्योंकि इतना ज़्यादा डिवीज़न ऑलरेडी है कि भारत में ऑलरेडी ढेर सारी समस्याएँ आती रहती हैं एक-दूसरे से डिफरेंस की वजह से। सिर्फ ये हिंदुत्व वाला जो रहने का तरीका है, जो एक शांतिप्रिय तरीका है, वो मेजॉरिटी में लोग हैं, इसी वजह से भारत में शांति अभी भी कंपैरेटिवली बनी हुई है, डेमोक्रेसी स्ट्रांगली बनी हुई है। तो कैथोलिक कन्वर्जन केंद्र सरकार ने बंद किए, ढेर सारे एनजीओज़ के उन्होंने फंड के की जाँच की और जब उनको किसी भी तरह से उन्होंने रूल को नहीं पाया, तो उन एनजीओज़ को बंद करवा दिया गया। उनके विदेशी फंड आने बंद हो गए और उसकी वजह से कन्वर्जन पे बहुत ज़्यादा लगाम लगी है। और अंदर नियम भी हैं और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है भाजपा की और एनडीए की, वो लोग अब इस पर ध्यान भी रख रहे हैं कि कोई चर्च ऐसा ना कर सके। तो ये एक कन्वर्जन है जिसकी वजह से बहुत सारी विदेशी जो कैथोलिक कंट्रीज़ हैं और वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो बहुत
मजबूत भी हैं पूरे विश्व के पटल पे। इस वजह से वो नाराज हैं और वो चाहती हैं कि ये केंद्र सरकार कमजोर हो। दूसरी चीज, जो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था बंगाल में, अभी हमने देखा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ही ममता बनर्जी जीत गई हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, और राजस्थान में और केरल में हम देख रहे हैं, आसाम में देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पर जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है उनका तुष्टीकरण किया जा रहा था। और वो एक साइक्लिक पैटर्न बन गया था कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ेगी और वो और ज्यादा रेलिवेंट बनते जाएंगे वोट देने के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से, तो उनकी और ज्यादा बात सुनी जाएगी और उनके समर्थन वाली राज्य सरकारें आती जाएंगी और उनकी जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी, तुष्टीकरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो हाईवेज हैं या चलती हुई रोड हैं या पब्लिक पार्क हैं वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही हैं। और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो, उसके पास इतनी ज़मीनें हैं कि वो रेलवे से भी ज़्यादा ज़मीनें मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये एक तरह से तुष्टीकरण का ही तरीका है जो केंद्र सरकार ने उस पर अपने लगाम लगाई है। और इसी वजह से ये ताकतें जो इसके पीछे पड़ी थी और जिनका बिजनेस चल रहा था इसकी वजह से, वो एक तरह से अभी बहुत असहज हैं। उनकी एक तरह से खत्म होने की स्थिति आ गई है। तो इस वजह से वो भी चाहती हैं कि केंद्र सरकार कमजोर हो। चीन को लेकर भारत के इरादे भी नेक नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है, तीसरा फैक्टर जो हम अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चाइना हमेशा चाहता है कि जहां पर भी डेमोक्रेसी हो वहां पर वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो राजनीतिज्ञों जो अपोजिशन वाले पार्टीज हैं उनको ब्राइब करें या किसी भी तरह से असहज फैला के और अस्थिरता फैला के वो वहां पर एंटर करें, वहां पर बिजनेस करें, वहां से पैसा कमाकर उसको किसी तरह से पूरा कैप्चर करने की कोशिश करें। उन्होंने यही पाकिस्तान में किया है। पाकिस्तान तो खैर ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब था इंटरनली, बस चीन को वहां पर उनको लोन देकर एक तरह से कब्जे में लेना था, वो उन्होंने कर लिया। नेपाल में भी ये स्थिति चल रही है, श्रीलंका में चल रही है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इनफैक्ट अमेरिका में भी चीन इतना घुस गया है अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर और अपने कंपनीज को लेकर कि इतना ज्यादा पैसा अमेरिका से लेकर और उसके अगेंस्ट ही बहुत सारे काम कर रहा है। और यही उसने भारत में भी करने की कोशिश की। मतलब बहुत सालों से चल ही रहा था, लेकिन जब से ये सरकार आई है उन्होंने चीन को आड़े हाथों लिया एक तरीके से। और इवन बॉर्डर पर जब डिस्प्यूट शुरू हुआ, चाहे वो भूटान में डोकलाम में हो या फिर अपने अभी जो करंट बॉर्डर में स्टार्ट हुआ है भारत तिब्बत बॉर्डर पर, उसकी वजह से तो भारत ने उनको बाकायदा जवाब दिया है। और ये दिखाया है ना सिर्फ चीन को बल्कि पूरे विश्व को कि चीन को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, उनको पीछे हटने पे मजबूर किया जा सकता है। और उसकी वजह से चीन परेशान है। अगर इसकी जगह पर या केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती या फिर साउथ इंडियन पॉलिटिक्स जो पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी मिली जुली सरकार, आई के गुजराल और एच डी देवे गौड़ा टाइप की सरकार होती, तो बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं था कि भारत चीन को इतने कड़ा जवाब दे पाता और एक तरह से खड़ा रह पाता उनके सामने बॉर्डर डिस्प्यूट में। तो चीन भी पीछे पड़ा हुआ है। जो ये जो सारी ताकतें हैं, वो कैथोलिक कन्वर्जन, मुस्लिम तुष्टीकरण और चीन, तो ये बहुत ही मजबूत ताकतें हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो ये कुछ भी करके इस सरकार को हटाना चाहते हैं ताकि जो उनका पुराना ढर्रा था, पुराना बिजनेस था, पुराना एम था, उसको फिर से स्टार्ट किया जा सके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो ये कारण है जिसकी वजह से इन लोगों के लिए केंद्र सरकार का कमजोर होना बहुत जरूरी है। राइट, आपने जो पॉइंट्स कोट किए वो एक्चुअल में अ, आम लोगों को पता नहीं चलते हैं, और ये बहुत ही सीरियस चीज़ है कि जब जब से मोदी आए हैं उन्होंने हिंदुइज्म को आगे बढ़ाया है, और उन्होंने हमेशा से ही हिंदू कल्चर को, इंडियन प्रैक्टिसेस जैसे कि योगा है, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा था पूरे वर्ल्ड में, एक इंडिया की पॉजिटिव इमेज बन रही थी, जिससे हम्म। भी हमें लगता है कि हिंदुइज्म बेसिकली जो एक कल्चर बहुत ही डीप है, और उससे बेटर कल्चर आई थिंक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। उससे भी लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इवन दो वो हम्म। चाइना के अगेंस्ट है, वो भी इंडिया से घबराए हुए हैं कि कहीं इंडिया, जो पहले इंडिया हुआ करता था कई हजारों सालों पहले, जो एक लीडरशिप की इमेज थी इंडिया की, वो उसको दोबारा अचीव ना कर ले।
तो वो भी एक हुँ। पॉइंट हमें लगता है कि ऐसा शायद हो सकता है। आपके क्या थॉट्स है इस पे? हाँ, बिल्कुल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा एक सिवाय क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, वो हमेशा एक रिलीजियस बेस्ड अगर कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बढ़ती है, तो वो उससे डरते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जो भी अरबिक कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यूएस ने कई बार हमले किए हैं। अफ़गानिस्तान, इराक और इन सब में उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, जो भी कट्टर रिलीजियस कंट्रीज़ थी। तो एक तरह का डर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी भी है कि अभी तक तो जो हिंदू बेस्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि सिर्फ़ 2 ही हैं, इंडिया और नेपाल। उसमें नेपाल की तो ख़ैर कोई ताकत नहीं है, तो वो कभी विश्व के लिए या किसी के लिए भी खतरा नहीं बनेगा। लेकिन भारत अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये एक अनदर रिलीजियस बेस अगर एक कोई प्रॉस्पेरिटी वाली एक कोई कंट्री निकलती है, जो कि बहुत उन्नत हो, जिसके पास पैसे हों और जो यूनाइटेड नेशन में एक तरह से अपना पॉइंट रख सके, अपने फ़ेवर के हिसाब से और अपने फ्यूचर के हिसाब से। वो इन इन देशों के लिए बहुत मुश्किल वाली चीज़ें हैं। अभी तक तो भारत ये था कि इन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट था। भारत के आईटी इंजीनियर यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, यूरोप में रहते हैं और ब्रेन ड्रेन आसानी से हो रहा है और भारत मेनली इन पर डिपेंडेंट है। जो आईटी कंपनीज़ के का काम जो भारत में भी आता है, वो भी 70-80% 95% इनफैक्ट भारत की कंपनीज़ का बहुत कम है, बाकी सारा 70% यूएस से आता है और बचा हुआ यूरोपियन कंट्री से आता है, तो भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था उन पर। एक तरह से उनका आउटसोर्स का काम करने वाला एक कंट्री था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर है और वो उनका काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भारत ने क्या किया है, अपने हिंदूवादी और राष्ट्रवादी एक मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए भारत अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है और भारत में ढेर सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और मेड इन इंडिया और मेक विद इन इंडिया और मेक विद द जो स्वदेशी वाला जो भारत का चल रहा है, उसकी वजह से ये देशों को डर लग रहा है कि भारत भी अगर एक ऐसी ताकत बन के उभर आया, स्पेशली अमेरिका को एक तरह का डर है जो कि एक दूरगामी और बहुत तक मे बी 1 दशक के बाद 10 साल के बाद उनको लगे कि ऑलरेडी अमेरिका रशिया को काउंटर कर रहा है, अमेरिका चीन को काउंटर कर रहा है, अमेरिका जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको भी काउंटर कर रहा है, वहाँ पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर भारत भी एक ऐसी ताकत बन के उभर कर आता है, जिसको अमेरिका को जिसके साथ नेगोशिएट करना पड़े और उसको सँभाल के चलना पड़े, तो वो उसको एक तरह से दबाना चाहते हैं कि भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए भारत का कमज़ोर रहना ज़रूरी है। और ये तब है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं प्रॉफ़िट और लॉस वा सोचने वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये तब ऐसा कर रही हैं जब भारत ने पूरे विश्व को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जो कि एक हिंदुत्व की जो एक बोल सकते हैं कि एक थीम है, वसुधैव कुटुंबकम की पूरा विश्व ही एक आपके घर के समान है और आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए और मिल-जुल कर आगे बढ़ना, प्रॉस्पेरिटी। तो उसके एक तरह से तरीके में भारत ने पूरे विश्व को योगा दिया है। अभी योगा डे मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन की हेल्प से, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकली हैं। मैथमेटिक्स की हमको पता है आर्यभट्ट के बहुत सारे ऐसे इजाद किए गए हैं जिसको वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जिसको अपनाया है, साइंटिस्ट ने भी अपनाया है। लेकिन एक तरह से उन्होंने भारत को कभी इसका क्रेडिट नहीं दिया क्योंकि वो सारी चीज़ें एक तरह से वो कनेक्ट होती हैं हिंदुत्व से और हिंदुत्व का नाम आकर ही उनकी एक तरह से डर जाते हैं वो, तो एक उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की है। ये जो स्कॉलर्स हैं, ये भारत में आते हैं, भारत की जो वैदिक साइंस है, उसको पढ़ते हैं, वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं और फिर अपने विदेश में जाकर उन चीज़ों को अपने हिसाब से और अपना ऑथेंटिक आइडिया बनाकर पेश करते हैं। उनकी जो पेटेंट की जो एक यूएस ने एक स्टार्ट की है, जो पूरे विश्व में अब मानी जाती है, उसका पेटेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा बहुत सालों पहले बात आई थी कि योगा को पेटेंट कराने की कोशिश हुई थी, जो कि फेल हो गई। जो भारत में जो पत्तियों से बनी हुई जो एक तरह से बायोडिग्रेडेबल जो प्लेट्स हैं,
कप्स हैं उनको पेटेंट कराने की कोशिश हुई थी। भारतीय जो दाल है उस तक को पेटेंट कराने की कोशिश की गई थी, जो कि एक तरह से भारत को कमजोर करने का एक वो तरीका था। तो भारत ने इतनी सारी चीजें पूरे विश्व को दी हैं। जब से अंग्रेजों ने, जो इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने जो 200 साल तक राज किया, मेनली वो भारत का पैसा ले लेकर उन्होंने अपने इंग्लैंड में भेजा, अपनी इंग्लैंड की क्वीन को भेजा। उसके पहले जब ये जो मुगल शासक थे, उन्होंने भी आकर भारत को लूटा। हालांकि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है कि मुगलों ने आकर बहुत शांति फैलाई, देश को एक तरह से एक किया, और उन्होंने ताजमहल, कुतुब मीनार बने। वो लोगों को पता है कि किस तरह से क्या हुआ था मुगलों के शासक में। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन मेन जो भारत का हुआ था कि उन्होंने भारत से बहुत सारा पैसा, जो भी प्रॉस्पेरिटी भारत में थी, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको एक तरह से चूस कर, उसको खत्म करके उन्होंने अपने मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जहाँ से वो आए थे, वहां पर भिजवाया। तो एक तरह से भारत ने बहुत सारा पूरे विश्व को दिया है, और बदले में भारत को ये मिला है कि लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लोग उसको अंदर से खोखला करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बिल्कुल एक तरह से खराब करना चाहते हैं। हालांकि वो भारत की चीजें लेते हैं। आप योगा के बारे में देखिए, योगा अभी तो अ, जो हम डिटेल में योगा पढ़ते थे भारत में अपने कॉलेज के टाइम पर, और अभी जो योगा हो रहा है, एयर कंडीशन हॉल बने हुए हैं योगा के लिए, ड्रेसेस आ गई हैं योगा के लिए, मैट आ गई है, ये सारी चीजें इतनी बदली हुई हैं, जो एक्चुअल योगा भारत में होता है वो इससे डिफरेंट है। इनफैक्ट किसी ने तो यूरोपियन कंट्रीज में एक बियर योगा तक भी इजाद कर दिया है, जो कि एक तरह से योगा की जो एक आत्मा है उसको मारने वाला काम है। क्योंकि योगा एक लाइफ स्टाइल है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। उसमें आपको सात्विक तरीके से रहना पड़ता है। अपना ना सिर्फ मन को सुधारना है, ना सिर्फ बॉडी को सुधारना है, बल्कि खान पान में भी अपने जो खाने के जो तरीके हैं उसमें भी प्योर वेजिटेरियन, और किसी मांस मदिरा इन सब से अलग रहना है। तो बियर योगा का इंट्रोडक्शन करके लोगों ने एक तरीके से उसको डिफॉर्म किया है। और फिर भी भारत में कभी इसकी कोई आलोचना नहीं हुई, इतनी शांति से भारत ने सारी चीजों को किया हुआ है। फिर भी एक तरह से जो डर विदेशी देशों में जो बना हुआ है, वो किसी तरह से हटाना होगा। और आई थिंक यही है कि अगर भारत मजबूत होकर निकल कर आता है और अपनी आंखें दिखाना शुरू करता है, जो अभी की जो विश्व की ताकतें हैं, जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनके लिए दिक्कत होगी। इसलिए वो शायद कुछ भी एक तरह से हथकंडे अपनाकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में कि कैसे कि इवन दो इंडिया हमेशा पॉजिटिव रहा है और उन्होंने कभी मतलब अगेंस्ट वॉर आइडियोलॉजी पे काम नहीं किया, हमेशा पीसफुल आइडियोलॉजी पे काम किया है। बट हम्म। मोदी के आने के बाद जब मोदी ने उनको वेस्टर्न कल्चर को दिखाया, एक एग्रेशन भी है इंडियंस में, हम शांत है लेकिन हम एक एग्रेशन भी है जो कि कभी भी फूट सकता है अगर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे ही चलती रही। बट हम्म। एक चीज़ हमने देखी है कि जो पीछे 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि विदेशी ताकतें इंडिया के खिलाफ ये करना चाह रही है, तो हम्म। उसके आउटकम भी हमें रियल ग्राउंड पे दिख रहे हैं कि वो पूरी ज़ोर से इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने रिसेंटली देखे हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल से इंडिया में एक धरना खत्म नहीं होता, दूसरा धरना शुरू हो जाता है, एक एजिटेशन खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू होता है। पहले सीएए शुरू हुआ, वो 6 महीने चला, फिर किसी तरह से सीएए को बंद किया गया, तो फिर किसान आंदोलन आ गया, 1 साल से किसान आंदोलन चला, फिर उसके बाद और कई तरह के जैसे बीजेपी के अगेंस्ट या फिर बंगाल के इलेक्शन में जो भी ये घटनाएँ हुई है इलेक्शंस के बाद, सारी चीज़ें एक तरह से कड़ी जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली में भी केजरीवाल जो करते रहते हैं, इवन दिल्ली के लोगों के लिए सही नहीं है, फिर भी वो सारे एजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। जो भी लोग दिल्ली में धरना देने आते हैं, उनको और पुश देते हैं, जिससे दिल्ली में आंदोलन भी हुए थे। पीछे एक बहुत बड़ा जो दंगा हुआ था दिल्ली में, उसका एक कारण केजरीवाल सरकार को भी माना जाता है। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ये जो सारे दंगे हुए, ये कनेक्टेड है आपस में? क्या इनके पीछे थॉट प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल, हमने अपने दर्शकों को बताया कि
यहाँ पर बहुत सारी ताकतें हैं और केंद्र सरकार को कमज़ोर करने का एक वैलिड रीज़न है इन ताकतों के पास, क्योंकि अभी उनकी लाइफ बहुत अनईज़ी हो गई है। वो वापस पुराने वाला कांग्रेस वाला ढर्रा चाहते हैं ताकि वो अपने एजेंडा जो है भारत में चला सकें। तो इसमें अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें कि किस तरह से वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्पल हम अपने दर्शकों को दें, तो सबसे ताज़ा एग्ज़ाम्पल है बंगाल की हिंसा। जो चुनाव के बाद हुई। तो चुनाव के बाद से लेकर ममता बनर्जी के शपथ लेने तक के बीच का जो 2-3 दिन का टाइम था, उस टाइम में जो राज्य सरकार की जो एक तरह से कानून व्यवस्था थी, वो इलेक्शन कमीशन के पास थी, राज्यपाल के पास थी। और इस टाइम में हिंसा करके जो टीएमसी के जो गुंडे थे या जो भी गुंडे थे वो डेफ़िनेटली, चूँकि वो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के समर्थकों पर अटैक हो रहा था। तो इन गुंडों का एक एम था ये प्रूव करने का कि वो केंद्र सरकार को एक तरह से एक डिलेमा में डाल दें, एक उधेड़-बुन में डाल दें कि अब केंद्र सरकार क्या करे? क्योंकि लीगली केंद्र सरकार ममता बनर्जी को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि ममता बनर्जी की तो गवर्नमेंट ही नहीं बनी थी उस समय तक। और इल्लीगली उनके पास किसी तरह का कोई काम कि वो अगर सरकार को गिरा दें, राष्ट्रपति शासन कर लें या किसी तरह का कोई फ़ोर्स करें, वो भी लीगली, इल्लीगली किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। तो एक तरह से यहाँ पर ये हिंसा करके केंद्र सरकार को डिफेम करने की कोशिश की गई कि अ केंद्र सरकार ने अपने समर्थकों को, हिंदुओं को जिन्होंने वोट दिया, समर्थन दिया बंगाल के चुनाव में, उनको नहीं बचाया। तो मतलब ये एक बस वोट की राजनीति की बीजेपी ने एक तरह से ये इस वक़्त निकल कर आ रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि बंगाल में उस वक़्त ममता बनर्जी की गवर्नमेंट वो 2-3 दिन तक नहीं थी, तो लीगली उनको एक तरह से राष्ट्रपति शासन बनाना, लगाना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी जब से उनकी सरकार बनी है, तब से अपनी जो होम मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, उन्होंने बाकायदा उसमें संज्ञान संज्ञान लेते हुए उनसे पूछा है कि ये जो हुए हैं, इसको खत्म करने के लिए, इन दंगों को, इन हेट्रेड को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? और 1 डेढ़ महीने में अगर स्थिति नहीं सुधरती है, हालाँकि काफ़ी जानें वहाँ पर जा चुकी हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधरती है, तब लीगली केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसके ज़िम्मेदार ठहरा सकती है। और जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए, वो या तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या फिर जो बंगाल के जो बॉर्डर है, जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, उस बॉर्डर पर सेना को लगाकर और जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया है कि एक तरह से कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट से निकाल कर सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला जाए और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहां पर लगकर इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, हमको देखना पड़ेगा कि ये आगे किस तरह से मोदी जी जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त जो बंगाल में हिंसा हुई है उसमें केंद्र सरकार को ये लोग एक तरह से डिफेम करने में अ, वो सक्सेसफुल हो गए। और उसी तरह से जैसे तुमने भी बताया कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं इसको ढोंगी किसान आंदोलन बोलता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी किसानों का लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो बिचौलिए हैं, अड़ातिए हैं, पंजाब के, हरियाणा के, वो लोग बैठे हुए हैं, उनका पैसा आ रहा है इस आंदोलन को करने के लिए, जो टिकैत है उनको देने के लिए, और कांग्रेस का पैसा है, चीन का भी पैसा है, और जितनी भी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत का नाम डिफेम हो और केंद्र सरकार कमजोर हो, वो इस आंदोलन को चला रही हैं। जो एक और लेटेस्ट एग्जांपल है वो है कोरोना का, जो एक तरह से मैनेजमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये तो प्रॉब्लम है कि देश में चुनाव होते रहते हैं और डेमोक्रेटिकली इन सब चीज़ों को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। पर हाँ, केंद्र सरकार ने बहुत कम आंका, शायद उनको लगा होगा कि वेव, जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उसके जाने के बाद भारत में ये सेकेंड वेव नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने ये बताने की कोशिश की थी, लेकिन इनको शायद अपनी एक तरह से इम्यूनिटी का, भारतीयों की इम्यूनिटी का, और किसी भी तरह से कुछ उन्होंने सोचा जिसकी वजह से प्रबंधन नहीं हो पाया। हालांकि अगर हम विश्व के उसमें देखें, पूरे ग्लोबल व्यू में, तो ना तो अमेरिका उसका प्रबंधन कर पाया, जो कि जहाँ पर विश्व की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, सबसे डेवलप्ड कंट्री है, सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास,
वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए जब उनके पास एक एक वेव आई है। और सिमिलरली जब हम देखें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इटली है और अफ्रीका में ब्राज़ील है, उनके पास भी जब ये वेव आई, हालाँकि उनको भी पता था, जब अमेरिका का एक बेटर एग्ज़ाम्पल था उनके पास कि जब एक बार वेव शुरू होगी तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। उसी तरह से भारत में भी है, हालाँकि लोगों को पहले से पता चल गया था कि कोविड चल रहा है, लेकिन जब ये बड़ी वेव आती है, उसका कितना इम्पैक्ट होगा और उसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत है, वो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो अ, ब पॉलिटिशियन हैं, जो अपने विरोधी हैं और जो पत्रकार हैं जिनका एक तरह से दुकान इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है भारत को डिफेम करने की, अभी उनको मौका मिल गया है कि वो एक तंज कसें और परेशान हो करें और सारी चीज़ें एक तरह से दें। और ये इतने हद तक गया है, आप देखिए लोगों को बिल्कुल, लोग शमशान घाट की वीडियोस डाल रहे हैं ट्विटर पर। लोग ट्विटर पे वीडियो डाल रहे हैं, लोगों की मरते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। जबकि ये सारी चीज़ें ट्विटर की पॉलिसी के हिसाब से भी इनको बैन होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी अलाउड है, लाखों लोग देख रहे हैं और उसकी वजह से पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। और वो पैनिक इस तरह से हो रहा है कि ना सिर्फ बिचौलिए और मुनाफ़ा कमाने वाले लोग, बल्कि जो नॉर्मल लोग भी न्यूज़ देखते हैं या ट्विटर वगैरह फ़ॉलो करते हैं, वो इतना डर गए हैं कि वैक्सीन या इम्पोर्टेंट जो दवाइयाँ हैं कोविड से लड़ने के लिए और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, जो स्वस्थ लोग हैं जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है, वो भी उसका एक तरह से उसकी जमाखोरी कर रहे हैं। क्योंकि उनको इस तरह से एक इम्प्रेशन गया है कि भारत में हर चीज़ की कमी है। तो उनको परेशानी हो रही है और एक तरह से एक रिपल फैक्टर एक इफ़ेक्ट होता जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम ट्विटर पर और न्यूज़ में देखते जा रहे हैं, इनकी वजह से उतना ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, उतना ज़्यादा वो इन चीज़ों की होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं और फिर बाद में न्यूज़ आती है बाहर कि जो एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं इन ऑक्सीजन्स को और वैक्सीन के लिए और इन सब के लिए, वो इसको नहीं पा पा रहे हैं। और एक तरह से वो और पैनिक क्रिएट कर रहा है और एक ये रिपल फैक्टर उसका एक तरह से बनता चला जा रहा है। तो और जो विरोधी राज्य सरकारें हैं, जैसे केजरीवाल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अभी जो न्यूज़ आई है कुछ आई थिंक आज या कल में ही, कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है, वो दिल्ली में उन्होंने 900 मैट्रिक टन केंद्र सरकार से माँग रखी है। जबकि महाराष्ट्र में 250-300 मैट्रिक टन में ही उतने ही रोगियों का इलाज हो रहा है और जितने भी लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े एकदम बराबर हैं। तो ये केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका जब ये कहना होता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं, तो लोग लॉजिकल पूछते हैं कि हाँ, कमी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर क्यों रहे हैं? लेकिन इसमें ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार का काम है सिर्फ ऑक्सीजन के कंटेनर्स मुहैया कराना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये राज्य सरकारों के उसमें है। जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो राज्य सरकारों के हाथ में है। और वो राज्यों के अगर उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की वो उससे कहीं ज़्यादा मांग रहे हैं और एक तरह से न्यूज़ में केजरीवाल हर दूसरे दिन आकर न्यूज़ चैनल पर बोल रहे हैं कि उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वो एक तरह से डिफेम करने का तरीका है, क्योंकि इस तरह से न्यूज़ में एक इम्प्रेशन जाता है कि केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है जितनी की चाहिए, इस वजह से लोग मर रहे हैं। जबकि रियल रीज़न ये है कि वो ऑक्सीजन की वहाँ पर धांधली हो रही है, चोरी हो रही है। और हमको एक और ये पॉइंट ये समझना चाहिए कि एक तरफ तो लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, दूसरी तरफ किसी ने ऑक्सीजन का भंडारा खोल रखा है। जैसे कहीं एक न्यूज़ आई थी कि ऑक्सीजन का भंडारा खुला हुआ है, लोग वहाँ पे फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं। कहीं पर न्यूज़ आ रही है किसी की कांग्रेस ने छोटे-छोटे दल बना दिए हैं, कुछ चीज़ें बना दी हैं, वो लोग ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार फेल हो गई है। तो एक्चुअल में रीज़न ये है, ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है, लोगों के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। लेकिन राज्य सरकारें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में रोक लगा रहे हैं और बाद में उसको वो अपने समर्थित एनजीओज और ये कांग्रेस की पार्टी और बाकी सारी पार्टियों की हेल्प से वो लोगों को एक मदद देने का तरीका एक तरह से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से एक ये एक और तरीका है कि दिखाया जाए कि हाँ, ऑक्सीजन कम है। एक और एग्जांपल अगर हम लें कि जो दिल्ली के दंगे हुए थे,
दिल्ली दंगों में इनिशियल एक्सप्रेशन जो था, जो लोगों न्यूज़ चैनल की हेल्प से जो इम्प्रेशन हम पर पड़ा था, वो ये पड़ा था कि बहुत सारी हिंदू विरोधी ताकतें हैं जो कि दिल्ली में जाकर, जहाँ पर कि एक मजबूत केंद्र सरकार है और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में आए हुए थे, तो उन्होंने एक ऐसा टाइम चुना जबकि इंटरनेशनली लोग भारत को फॉलो कर रहे थे क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर था। तो उन्होंने ये करने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि हिंदुओं को बताने की कोशिश की कि हम अ, दिल्ली में आकर भी एक तरह से दंगे करके और आपको सप्रेस कर सकते हैं, हम आपको परेशान कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। और उस वक्त केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं था। केंद्र सरकार अगर ऑफिशियली आर्मी को बुलाती और किसी तरह का कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लेती, तो उसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप अगर लेती, तो उसमें ये होता है कि हमारी सरकार की इंटरनेशनली एक तरह से कंसर्न हो जाते हैं कि बहुत बड़े दंगे हो गए हैं, सिविल वॉर टाइप के हो गए हैं। और उसको ना करने की स्थिति में यहाँ पर एक तरह से हिंदुओं का जो एक कॉन्फिडेंस था सरकार पर, उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। तो ऐसे मुद्दे एक तरह से, ये जो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि केंद्र सरकार कमजोर हो, वो एक ऐसे कंडीशंस बना रही हैं कि केंद्र सरकार अगर कोई भी स्टेप लेती है, अगर वो स्ट्रांग स्टेप लेगी, तो ये बोला जाएगा कि डेमोक्रेसी जो है भारत में खतरे में है और भारत में एक तरह से लोग बिल्कुल, किसी को कोई अधिकार नहीं है और किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब वो नहीं करते हैं तो मोदी की जो एक्चुअल ताकत है, भाजपा की जो एक्चुअल ताकत है, जो हिंदुओं का विश्वास है उन पर, उसको कमजोर करने की कोशिश वो लोग एक तरह से सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे आज बहुत सारे ऐसे ट्विटर पर जो आते हैं हैंडल्स पर, जो लिख कर लोग बता रहे हैं कि वो भाजपा को पहले चाहते थे और उन्होंने वोट दिया है, कट्टर समर्थक थे, अब वो उसके विरोध में हैं। और सो इससे होगा यही कि जो विरोधी हैं वो धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे, जोड़ तोड़ की सरकारें आगे बनेंगी। और जो समस्याओं से नरेंद्र मोदी ने इजाद दिलाया है, ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 फिर वापस से लगाया दिया है। कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला हुआ है कि वो आर्टिकल 370 जैसे उनकी सरकार बनती तो उसको वापस ले आएंगे। और जो वहां पर लूट खसोट राज्य सरकारों की चल रही थी वो दोबारा से होगी। जो चीन का जो एक तरह से एनक्रोचमेंट चल रहा था वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान की जो आतंकवादी हरकतें हैं वो सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो समस्याएं सॉल्व की गई हैं, इनके दोबारा से आने के एक तरह से आसार हैं, अगर ऐसा होता है राइट। तो हमको ये तो समझना ये चाहिए। बहुत ही सीरियस चीज़ है और लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, उससे इन्फ्लुएंस होके अपने देश की जो फ़ेवर में चीज़ें हैं, क्योंकि कोरोना तो आज है, 1 साल बाद चला जाएगा, लेकिन देश हमेशा आगे रहना चाहिए। तो उसी हम्म। चीज़ को सोचते हुए आपको, हमको या फिर बीजेपी सपोर्टर्स या कह सकते हैं जो नेशनलिस्ट लोग हैं, अनुज, आपको क्या लगता है कि उनको क्या सोचना चाहिए? अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी चाहिए या फिर उनको वेट एंड वॉच के मूड में आना चाहिए? व्हाट दे शुड डू एक्चुअली इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर एवरीवन इज सेइंग अगेंस्ट बीजेपी? हाँ, एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है। जब कोविड का जो केस आया है, लोगों ने अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और अपने रिलेटिव्स की डेथ होते हुए देखा है। और एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको ये विश्वास दिला दिया गया है कि इसकी पूरे जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है। हालांकि हमने समझाने की कोशिश की है अपने वीडियो में और हमें लगता है कि लोग समझेंगे। और दोबारा से केंद्र सरकार पर विश्वास बनाए रखना जो अभी तक उनका था, और एक तरह से जो पूरी ताकत है भाजपा की, जिसकी मदद से, उस ताकत की मदद से उन्होंने बड़ी बड़ी जो समस्याएं सुलझाई हैं, वो ताकत को उन कमजोर नहीं होने देना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर आप चाहें किसी भी तरह के इलेक्शन हो या किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा ट्विटर, फेसबुक और इन सब चीजों पर चल रहा हो, तो उनको हमें उसमें फंसना नहीं है, लोगों को उसमें फंसना नहीं है। और एक तरह का, अगर क्योंकि अगर भाजपा को ये डर सताने लगा कि अगले इलेक्शन में शायद वो चुन कर ना आए क्योंकि लोग बहुत नाराज हैं, तो फिर वो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे। फिर वो इस तरह के जो मजबूत जो इरादे हैं उनके और जो मजबूत
गुत्थी से जो समस्याओं को वो एक तरह से निकाल रहे हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। फिर यही होगा कि वो सरकार बनाने में और जोड़ने तोड़ने में और इन सब में अपना सारी एनर्जी खर्च करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम एक तरह से विश्वास दिलाए रखें जो नरेंद्र मोदी हैं स्पेशली, कि देश की जनता, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिन्होंने उनको वोट दिया था, वो अभी भी उनके साथ हैं। समस्याएं देश में आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। एक परिवार जब होता है, तो अगर जैसे आपका किसी भी तरह की आपदा एक परिवार में आती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे अगर रह रहे हैं, और कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी भी तरह की कोई समस्या आ गई कि बारिश हो गई, घर की छत गिर गई और या कुछ भी हो गया जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो लोग ऐसा नहीं करते कि सारा जो दोष है वो उन पिताजी पे डाल दिया जाए, या जो भी एक पुरुष है घर की सारी जिम्मेदारी लेने वाला है उसके ऊपर सारा जो वो डालकर लोग चेंज कर लें, अपना घर बदल लें या अपने पिताजी बदल लें। ऐसे कोई नहीं करता, क्योंकि समस्याएं आती हैं, और आप जिसके समर्थन की जिसके हेल्प से आप वो समस्याओं को सुलझा रहे हैं, हो सकता है कुछ समस्याएं ना सुलझें। तो ये एक देखना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा की अगर हम जब से ये सरकार आई है, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने कुछ ऐसी समस्याओं को सॉल्व किया है जो कि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सॉल्व हो पाएंगी। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा ले लें, जिसमें कि लोगों को विश्वास तो नहीं था बहुत ज्यादा, पर हाँ कॉन्फिडेंस था कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी तो मस्जिद वहां पर नहीं बनेगी, एटलीस्ट लोग उसी में खुश थे। लेकिन अभी राम मंदिर का मुद्दा इतने अच्छे से सुलझाया गया है कि ना तो पूरा लीगली सारा काम किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ऑर्डर लेकर आए गए हैं एकदम लिखित हुए कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा, और मस्जिद के लिए अलग से जगह दी जाएगी। किसी भी मुस्लिम संगठन ने, किसी भी मुस्लिम देश ने इसका कोई विरोध नहीं किया, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इतनी जो बड़ा होमवर्क जो एनडीए की गवर्नमेंट ने किया था इस समस्या को सुलझाने के लिए, वो किसी ने भी उसका सोचा भी नहीं था। तो जब ये वो समस्याओं को सुलझा सकते हैं, कश्मीर की समस्या जो अभी 100% सुलझ गई है, क्योंकि वहां पर कड़ाई करते हुए उन्होंने कश्मीर के लोगों को ये बताया कि भाई जो भी बंदूक उठाएगा, आतंकवादी बनने की जो फैंटेसी रखेगा, उसको सीधे मार दिया जाएगा, कोई जेल नहीं, कोई पकड़ना नहीं। वो और आर्टिकल 370 हटाने का जो स्टेप था, जो संविधान के तहत लीगली जब वहां पर राज्य सरकार नहीं है तब केंद्र सरकार कि जो भी लूप होल्स वगैरह निकालेगा, लेकिन इतना बड़ा होमवर्क करके जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसमें ना तो वहाँ की जो देश विरोधी ताकतें थी जो कश्मीर में रह रही थी उन्होंने कुछ कर पाए, ना वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं राज्य सरकार की, जो मुफ्तीज और अब्दुल्लाज हैं, ना तो वो कुछ कर पाए, ना पाकिस्तान कुछ कर पाया, ना चीन कुछ कर पाया, और पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई उसका इस तरह से विरोध नहीं कर पाया कि उसको वापस लिया जाए, या केंद्र सरकार को उसको मतलब एक सेटबैक हो उनको कि हाँ हमने ऐसा क्यों किया। तो जब इतनी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, जो कि हमारे अपने साथ की थी, और उसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। तो जो समस्याएं अभी आ रही हैं, और ये एक बड़ी बात है कि ये जब समस्याएं सुलझाई गई तो ये अचानक से हुई। आप जैसे पाकिस्तान पे हमला करने वाली बात लीजिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नॉर्मली इंडिया क्या कर रहा है पिछले 60-70 सालों से। कड़ी निंदा, एक मीम्स सबने देखे होंगे कि जब भी कभी कुछ हमला होता है, आतंकवादी घटना होती है, भारत सिर्फ कड़ी निंदा कर देता है। लेकिन इस पूरे एक तरह से इम्प्रेशन को बदलते हुए भारत ने अचानक से वहां पर हमले किए, चाहे वो हवाई हमला हो या फिर उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका हम डिटेल देख लें। तो इन जो भारत की जो बड़ी समस्याएं थी, जब उसको मोदी सरकार सॉल्व कर सकती है, वो भी परमानेंट बेसिस पर, तो ये जो समस्याएं जो दिखाई जा रही हैं इस वक्त, या इस तरह से केंद्र सरकार को मजबूर किया जा रहा है कि वो ऐसे स्टेप ले लीगली बाउंड होते हुए कि लोग फिर भी नाराज होंगे। तो आप देखिए फ्यूचर में विद इन 1 ईयर ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एक लीगल और परमानेंट सॉल्यूशन जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो जरूर लेकर आएगी। इसमें लोगों को विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनकी ऐसी क्रेडिबल हिस्ट्री है। और आप अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो एक तरह से वो एक लूज लूज सिचुएशन होगी। आप विश्वास नहीं रखेंगे, मोदी सरकार कमजोर होगी, मोदी सरकार जाएगी,
और जो दूसरी सरकार आएगी, वो सारे जो समस्याएँ इन्होंने सॉल्व की हैं, वो उन समस्याओं को वापस रिवर्ट बैक करेगी। और कांग्रेस ने ये ऑफ़िशियली बोला हुआ है सारे इन मुद्दों पर, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कोई चीज़ हो, या जो एनजीओज़ बैन की गई हैं भारत में जो कैथोलिक का कन्वर्जन करवा रही थी, चाहे उससे रिलेटेड हो। वो कांग्रेस ने ऑफ़िशियली बोला हुआ है कि जब वो गवर्नमेंट में आएँगे तो वो इन सबको रिवर्ट करेंगे। ये सारे कानून वो लोग वापस लेंगे। तो आप अगर मोदी सरकार को कमज़ोर करते हैं, तो उसका सीधा-सा मतलब है कि आप जो सारी समस्याएँ सॉल्व हुई हैं, वो सारी रिवर्ट बैक होंगी। और जो भारत का इम्प्रेशन अभी पूरे विश्व पर बना है, और जिस तेज़ी से भारत प्रगति के हालाँकि ये मुद्दे तो बहुत बड़े हैं, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, कि जो भारत ने प्रगति की है, अगर उस पर हम ब्रेक लगाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हम उन चीज़ों से केंद्र सरकार से नाराज़ हैं जो लॉजिकली उनके हाथ में 100% नहीं थी, और उनको थोड़ा टाइम लग रहा है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर उसकी हम सज़ा देना चाहेंगे तो वो एक्चुअल में वो पलट कर हमारे ऊपर ही आएगा, और उसके बाद हमें ही सफ़र करना पड़ेगा। भारत की जो एकता, अखंडता है वो फिर से कमज़ोर होगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि लोग अभी भी उन्हें कुछ भी हो विश्वास तो बनाए रखना पड़ेगा। राइट। जो आपने जो सबसे पहला पॉइंट बोला था इस चीज़ के बारे में कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है, आप अपने आप को अगर फैमिली में देखो कि आप हेड होंगे अपनी फैमिली के, या फिर आप अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो उससे ये नहीं कि आप किसी उसका सॉल्यूशन ये निकालो कि अपनी फैमिली चेंज कर दो, डाइवोर्स देके दूसरी वाइफ ढूँढ लो। यू हैव टू सिट टुगेदर, हुँ, और थोड़ा टाइम देना पड़ता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक मोदी जी इसको इस प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो कुछ दिनों से शांत है, और उनके शांत होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करेंगे कि इन सब चीज़ों का एकदम काउंटर करेंगे। बट हुँ, एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया वी शुड थिंक कि जो ऐसी घड़ी है जिसमें परीक्षा की घड़ी बोल सकते हैं, उसमें हमें एकजुट रहना होगा। एंड ये नहीं कि कोरोना आ गया तो हमें अपने जो सारे मुद्दे हैं या फिर अपने देश के लिए जो भी भलाई की चीज़ें हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को अच्छी लगी होगी तो हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमें बताना कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।